स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है सेट्स। सेट्स को हिंदी में समुच्चय बोलते हैं और ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है क्लास 11th का। और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका यूज अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 में भी और आने वाले आगे चैप्टर्स जैसे कि प्रोबेबिलिटी में भी इसका यूज होता रहेगा। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं सेट क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो कैसा कलेक्शन है वो? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इस वेल डिफाइंड का मतलब समझ लीजिए। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने क्लास के किसी स्टूडेंट से पूछा कि मुझे 5 बेस्ट सिटीज इन इंडिया बताओ। इंडिया की 5 बेस्ट सिटी के नाम बताओ। तो मुझे बेस्ट सिटी के क्या नाम मिले? जब मैंने अली से उसके बारे में पूछा तो अली ने मुझे जवाब दिया कि सर मुझे आगरा बेस्ट लगता है क्योंकि आगरा में मैं रहता हूँ सर, मेरा घर है आगरा में। सर मथुरा मुझे पसंद है सर, मथुरा में नानी रहती है सर। सर भोपाल अच्छा लगता है मेरे को सर, भोपाल में घूमने की काफ़ी जगह है। इसके अलावा सर मेरे को सर झांसी पसंद है, झांसी मेरे लिए बेस्ट है। और मेरे को सर पसंद है अलीगढ़। ये नाम मुझे बताए अली ने। ठीक, इसी क्वेश्चन को जब मैंने अंकित से पूछा तो अंकित मुझे 5 बेस्ट सिटीज के क्या नाम बताता है। अंकित बोलता है सर मेरे को दिल्ली पसंद है सबसे ज्यादा, घूमने की काफी सारी जगह है सर। उसके अलावा सर मैं शिमला जाना पसंद करता हूँ, शिमला। सर मुझे मनाली पसंद है, मनाली, यहाँ पर आ गया मनाली। और सर मेरे को गोवा पसंद है। और सर मुझे मुंबई भी बेस्ट लगता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब अली से अंकित पर आ रहे हैं तो इनका ओपिनियन चेंज हो रहा है। तो मुझे ऐसे में क्या 5 बेस्ट सिटीज के नाम मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब मैं क्लास के अलग अलग स्टूडेंट से पूछूंगा यही क्वेश्चन तो सबका अलग अलग ही जवाब आने वाला है। इसका मतलब क्या कि मुझे 5 बेस्ट सिटीज के नाम नहीं पता चलेंगे। तो ये एक सेट नहीं है क्योंकि कलेक्शन यहाँ पर बन ही नहीं सकता। मुझे 5 बेस्ट सिटी के नाम चाहिए जो कि मुझे नहीं मिलेंगे। सभी के लिए ओपिनियन अलग अलग ही रहेगा। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने क्लास के स्टूडेंट से दूसरा क्वेश्चन पुटअप करा। मैंने उनसे बोला कि बताओ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स में वॉवल्स बताओ। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को अली से पूछा तो अली ने बोला कि सर वॉवल्स होते हैं सर इंग्लिश में, सर ए, ई, आई, ओ, यू। जब सेम क्वेश्चन मैंने वॉवल्स वाला अंकित से पूछा तो अंकित भी मुझे क्या जवाब देगा? ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जब मैं क्लास के सभी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछूंगा बारी बारी तो सभी मुझे एक ही जवाब देने वाले हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के वॉवल्स होते ही यही हैं। तो हम इसका सेट बना सकते हैं, हमको वॉवल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सेट बन सकता है। जबकि जो हमारा पहला एग्जांपल था 5 बेस्ट सिटीज इन इंडिया, वो नहीं बन सकता क्योंकि पर्सन टू पर्सन इसका आंसर चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल लिया है। हमको सेट बनाना है और नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 का। ठीक है, 1 से 10 तक के और नेचुरल नंबर्स का सेट। तो आप सभी जानते हैं कि 1 to 10 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये 1 to 10 नेचुरल नंबर्स है। अब मैंने अली से क्वेश्चन पुटअप करा
यानी मुझे सेट बनाना है और नेचुरल नंबर्स 1 to 10। तो अली ने और नेचुरल नंबर्स क्या निकाले सर? इनमें और नेचुरल नंबर्स हैं सर 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, यही होंगे। जब सेम क्वेश्चन को मैंने अंकित से पूछा तो अंकित मुझे बता रहा है कि सर इनमें और नेचुरल नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा ओपिनियन चेंज नहीं हुआ। यही होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। यहाँ पर आंसर सेम रहे, कलेक्शन हमारा सेम रहना चाहिए, चेंज ना हो, इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। यहाँ पर अगर हम किसी और स्टूडेंट से पूछते हैं तो वो भी हमको यही बताएगा सर इनमें से जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं वो है सर 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं बेटा वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे जब एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे तो और डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल लिया है। एग्जांपल है हमारा सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, 2 एंड 3। तो जितने भी स्टूडेंट इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उनका सही आंसर क्या आएगा? 2 एंड 3। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड का मतलब क्या? एक ऐसा कलेक्शन जो सभी के लिए सेम रहे, पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को हम कैसे दर्शाते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला रोस्टर या टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, हम ये देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल लिख लेता हूं मैं। एग्जांपल क्या था? वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स हमको लिखने हैं। ठीक है, और किस फॉर्म में लिखना है हमको? रोस्टर फॉर्म में हमको उसको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स क्या क्या होते हैं। होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए पहले इन सभी एलिमेंट या इनको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, सभी ऑब्जेक्ट एलिमेंट को आप एक साथ लिख लीजिए। ये मैंने इन सभी को एक साथ लिख लिया। फिर उसके बाद इनके बीच में कॉमा लगा दीजिए, कॉमा से इनको सेपरेट कर दीजिए और उसके बाद इनको बंद कर दीजिए, करली ब्रेसेस के अंदर इनको बंद कर दीजिए, लगा दिए दो करली ब्रेसेस। ठीक है, और इस सेट को हम एक नाम दे देंगे ये। तो ये है एक रोस्टर फॉर्म। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, समझने में आसानी होगी। दूसरे एग्जांपल से हमने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। 7 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स हमको लिखने हैं। ठीक है, तो 7 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर को देखिए, होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 7 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इनको हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो पहले इन सभी एलिमेंट्स को एक साथ लिख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मैंने इनको एक साथ लिख लिया। ठीक, अब इनको कॉमा से सेपरेट कर दीजिए।
इस तरीके से कर दिया, और फिर इनको करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, जो करली ब्रैकेट होते हैं ना, ये करली ब्रेसेस, इसके अंदर बंद कर दो, और इसको एक सेट को नाम दे दो। इसको मान लो मैंने नाम दे दिया बी। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म, या इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इजी है काफी ज्यादा। इसको हम अभी जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम इस चैप्टर की 1.1, तो हम अच्छी तरह से इसको और देखेंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना। तो हम नेक्स्ट फॉर्म पर चलते हैं, जो कि होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया रोस्टर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इनको समझाने के लिए। एग्जांपल है ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटे और नेचुरल नंबर्स हमको लिखने हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं देखिए। मैंने सेट का नाम मान लिया, एक मेरा सेट है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और जो भी एलिमेंट हमारे होंगे, ठीक है, और नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो उन एलिमेंट को या फिर उन ऑब्जेक्ट को मैंने मान लिया है, उन ऑब्जेक्ट को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे कॉलन। इस तरह से हम दो, इस तरह से कॉलन लगा लेते हैं, और फिर हम उस एलिमेंट की डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, यही तो डेफिनेशन है कि जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, और करली ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर हम किसी भी उस जो एलिमेंट है उनकी जिसकी हम बात कर रहे हैं उनको हम एक्स मान लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। ठीक है, और फिर हम उस एलिमेंट और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिख देते हैं कि वो है क्या। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैंने मान लिया सेट का नाम दे दूंगा मैं बी इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट को ओपन करूंगा। अब जो भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी वॉवल्स होंगे इंग्लिश अल्फाबेट के, उनको मैं एक्स मान लूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉलन, और फिर उस एलिमेंट की डेफिनेशन कि वो एलिमेंट है क्या। तो जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, एक्स इज वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, एक मिनट, अल्फा बैठ, फिर इसको हम बंद कर देंगे कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझिए किस तरह से लिखते हैं हम सेट टेबुलर फॉर्म में। पहले हम सेट का नाम देंगे, यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया बी इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अब इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल्स क्या होते हैं हम जानते हैं ना, ये ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को मैंने क्या मान लिया, ये ऑब्जेक्ट है एक्स। तो यहाँ पर मैंने उन ऑब्जेक्ट के बारे में लिख दिया कि ये ऑब्जेक्ट है एक्स। तो एक्स कॉलन, फिर उसकी डेफिनेशन कि ये एक्स है क्या। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स इज वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो जब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तब और भी ज्यादा इस तरह के हम देखेंगे, तो और ज्यादा डाउट क्लियर होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, हमने समझ लिया कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरीके से लिखते हैं। तो कुछ बातें हैं जिनको हमें याद रखना जरूरी है। ठीक है, उन बातों को समझते हैं। तो पहले मैंने एग्जांपल लिया है अपनी बात को समझाने के लिए, और एग्जांपल क्या है, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, और रोस्टर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होंगे वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट क्या होंगे, ए ई आई ओ यू, उनको हम एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही बात, कॉमा लगाकर सेपरेट करेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। ठीक है,
और उस सेट को हम एक नाम दे देंगे। ठीक है, ये तो हो गया एक रोस्टर फॉर्म जो भी हमने समझा है। याद रखने वाली बात क्या क्या है उसको समझ लीजिए कि जो भी हमने सेट बनाया है, ठीक है, जो भी हमने सेट बनाया है उस सेट को हम जो भी नाम दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने नाम क्या दिया है, मैंने ए नाम दिया है इस सेट को। तो जो भी हम सेट का नाम देंगे वो कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। आगे बात समझ, कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। ठीक, स्मॉल लेटर से नहीं होगा कि तुम सोचो कि अरे कुछ जल्दी जल्दी में ये ऐसे लिख दो, नहीं, ये कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। इस बात को याद रखना कि सेट को हम जो भी नाम देंगे, आप नाम दे सकते हैं ए बी सी डी, आप इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट यहाँ पर सेट का नाम दे सकते हैं, लेकिन वो कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ। दूसरी बात समझो कि इस सेट के, ये जो सेट है, इस सेट के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही होंगे। कैसे होंगे? स्मॉल लेटर में। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये स्मॉल लेटर में ही होंगे। ये देखो, ये जो भी सेट का नाम होगा वो होगा कैपिटल लेटर, और जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो होगा स्मॉल लेटर में। ठीक है ना? नहीं, तुम इसको ऐसे नहीं ले सकते, तुम सोचो कि अरे ये सेट हो गया, ये कर्ली ब्रेसेस हो गए और ये जल्दी जल्दी में ए ई आई ओ यू, क्या अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा लगने वाली बात नहीं है यहाँ पर। हमें सही तरीके से लिखना है, और सही तरीका क्या है? ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। हमको इसको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है ना? क्या रखना है हमको कि जो भी हम ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स हम लिखेंगे वो हमें स्मॉल लेटर में लिखना है, और सेट का जो भी नाम होगा वो हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, आगे बात समझ। अगली बात क्या है कि कोई भी लेटर, ठीक है ना, सेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसको समझो। रिपीट नहीं होने का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही बार आए सेट के अंदर। एग्जांपल ले लिया मैंने, क्या मैं स्कूल वर्ड का, ठीक है ना, सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में स्कूल वर्ड का। तो देखो स्कूल वर्ड में कौन कौन से अल्फाबेट का यूज हो रहा है। देखो इसमें एस एच है, एस सी बी है, एच हैगा, दो बार ओ आ गया है, ठीक है ना, और एल है। ठीक है, जब हम इसको सेट बनाएंगे तो मान लो इसका नाम मैं दे दिया बी, कैपिटल लेटर में नाम देना है। ठीक है, तो हम इसके लेटर लिखेंगे एस, ठीक है, कॉमा सी, कॉमा एच। देखो एस आ गया, सी आ गया, एच आ गया, फिर आएगा ओ, ठीक है, और एल। ठीक, नहीं, मैं उसको छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि हम इनको रिपीट नहीं करेंगे। कि तुम बोलोगे सर तो ओ तो दो बार है, दो बार से मतलब नहीं है कि कोई भी लेटर या एलिमेंट ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये हमको याद रखना है। ठीक है, एल आ गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको रख कर देता हूँ पहले मैं, समझो। वर्ड है हमारे पास मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स हमारे पास ये वर्ड है, और इसको हमें रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं देखो जरा। एम यूज हो रहा है, ठीक है ना, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना, ए यूज हो रहा है, पी यूज हो रहा है, एच यूज हो रहा है, ई हैगा। अब एम दोबारा आ गया यहाँ पर, एक एम ये रहा और एक एम ये रहा। ठीक है, तो हम इस वाले को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर ए आ गया। अब देखो ए यहाँ पर रिपीट हो गया, तो हम ए को दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से टी, टी भी दोबारा आ गया, तो हम टी को भी दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आई, हम आई को लिख लेंगे। ठीक है, और सी और एस, ठीक है, इनको हम करली ब्रेसेस में बंद कर देंगे, और सेट को हम नाम दे देंगे, और जो हम नाम देंगे वो कैपिटल लेटर से होगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है लिखने का। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि सेट को आप जो भी नाम देंगे बेटा वो कैपिटल लेटर होगा। ठीक, दूसरी बात, जो भी ऑब्जेक्ट और एलिमेंट होंगे सेट के उनको आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, इंग्लिश के छोटे अक्षरों में। तीसरी बात कि
ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स जो भी होंगे वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो एक ही बार लिखे जाएंगे। आप उनको 2 बार या 3 बार ना लिखें, वो एक ही बार लिखे जाएंगे, तभी आपका सही होगा आंसर। ठीक, तो हम अगले टॉपिक पर चलते हैं स्टूडेंट्स। जो अब हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा बिलोंग्स टू कैसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे फिल्म स्टार हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, तो वो कैसे बोल सकते हैं कि अक्षय कुमार बिलोंग्स टू फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है ना। सलमान खान बिलोंग्स टू बॉलीवुड, आमिर खान बिलोंग्स टू बॉलीवुड, ठीक है ना। टॉम क्रूज बिलोंग्स टू हॉलीवुड, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू को मतलब ये होता है। तो यहाँ पर इसका क्या कॉन्सेप्ट है तो समझिए। देखो, ये हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है ना। सेट का नाम क्या है, ये एक सेट है हमारे पास, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक, इसके ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या एलिमेंट 1 ए से बिलोंग करता है? क्या एलिमेंट जो 1 है वो ए में है? तो आप बोलोगे हाँ सर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो एलिमेंट 1 है वो बिलोंग करता है, मतलब बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। उसी तरह से मैं आपसे इसमें पूछूं, ये सेट बी में क्या जो आई एलिमेंट है वो बी में है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर है, बी में है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आई बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक। उसी तरह से मैं इस वाले सेट में आपसे पूछूं, क्या जो सी एलिमेंट है या सी ऑब्जेक्ट है वो सी सेट में है? अब बोलोगे सर है, बिल्कुल है, सी बिलोंग्स टू सेट सी, ठीक है। अब इसी को हमें अपने मैथ की लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो बिलोंग्स टू की आप लोग किस तरह से लिखेंगे, देखिए या समझो। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है ना। 1 बिलोंग्स टू ए, कि जो 1 एलिमेंट है वो ए में है। ए में ये सारे एलिमेंट है, उसी में से 1 भी ए में है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एप्साइलॉन, एप्साइलॉन, इसका साइन होता है ये, ठीक है ना। ये ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन। उसी तरह से आई बिलोंग्स टू बी, जो लेटर आई है वो सेट बी से बिलोंग करता है, आई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। उसी तरह से जो लेटर सी है वो बिलोंग्स करता है सेट सी से, ठीक है। ये बिलोंग टू वाली बात और समझो, इधर से मुझे तो यहाँ पर आओ। अब यहाँ 5 तक हुए। अब मैं तुमसे बोलूं, क्या नंबर 6 ए सेट से बिलोंग करता है? क्या नंबर 6 इस ए सेट से बिलोंग करता है? तो तुम बोलोगे नहीं, जो नंबर 6 है वो तो ए में है ही नहीं, मतलब बिलोंग नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग। तो किसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इस तरह से लिखेंगे हम, देखो कि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे कि 6 डज नॉट बिलोंग, डज नॉट के लिए हम क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन को ऐसे काट देंगे, ये 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है ना। आगे बात समझ। उसी तरह से यहाँ पर देखो, ये वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, और ये सेट बी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर एक बोलूँ आपसे, क्या लेटर एक्स, क्या लेटर एक्स बी सेट से बिलोंग करता है? तुम बोलो नहीं, एक्स तो इसमें है ही नहीं। तो इसको कैसे लिखोगे कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे इस चैप्टर में कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, इस तरीके से हमको लिखना है, ये एप्सिलॉन का यूज करना है, ठीक है ना। अब बिलोंग करता है तो एप्सिलॉन बनाएंगे, और बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम एप्सिलॉन को ऐसे कट मार देंगे, ठीक है।
ऐसे यहाँ पर देखो कुछ और वर्ड आ गया, मान लो आ गया के, क्या लेटर के इस सेट सी से बिलोंग करता है? तो तुम लोग बिल्कुल नहीं करता, इसमें तो के है ही नहीं, के की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। तो लिखेंगे हम के डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखेंगे कि के सेट सी में बिलोंग नहीं करता, ये ऐसे एप्सिलॉन को हम काट दें, ठीक है। अब आपको कैसे लिखना है, आपको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है जी, इस फॉर्म में, ये जो मैं लाइन कर रहा हूँ ना, ये आपको इस फॉर्म में अपना आंसर लिखना है, ये इस फॉर्म में, ठीक है। ये इस तरह से नहीं लिखना, ये समझाने के लिए, ठीक है ना, इस तरह से मत लिखना, इस तरह से आपका आंसर लिखना है, ठीक है। अब कोई बिलोंग कर रहा है तो इस तरह से, बिलोंग नहीं करता तो वो इस तरह से आप इसको लिख के, ठीक है, आंसर दे देंगे, ठीक है। ये बिलोंग्स टू कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, तब थोड़ा और आपको आसानी समझ में आएगा। अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, ठीक। आगे बढ़ते। तो स्टूडेंट्स, हम लगभग अपने इस एक्सरसाइज का लगभग इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, ठीक है। तो आगे हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो आगे देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो 1.1 के लिए। थैंक यू।